गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नई सुबह, नई जोश के साथ, नए झंडे गाड़ने, मौज मस्ती करने। एक मिनट, ये थोड़ी सी चैट दिख नहीं रही। 2 मिनट जरा हेलो हाय कर लें, के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर। ला ला ला। हाँ, अगर आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो तो मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि अपने टाइम का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि जो टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहा है, यानी कि सारे टाइम इफेक्टिवली पढ़ रहा है, उसको अगर दूसरों से 1 आवर भी एक्स्ट्रा मिला पर डे, 1 घंटे भी आपने दूसरे बच्चों से ज्यादा पढ़ाई कर ली अच्छे से, तो आपका जो अभी आगे आने वाले समय में, मान लीजिए हमारे पास 4 मंथ हैं या 5 मंथ हैं, डिपेंड करता है एडवांस कब होगा, मे बी जून में हो। अभी अगर मान लीजिए हमारे पास 5 मंथ्स हैं, या जुलाई में एडवांस हो तो हमारे पास 6 मंथ्स हैं। अगर हमको एक एक दिन भी एक्स्ट्रा मिलता जाए, एक दिन भी एक्स्ट्रा मिलता जाए, कैसे? हमको हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम लोग 5 महीने 6 महीने में तो 150-200 दिन एक्स्ट्रा पालेंगे। अगर हमने 150 मतलब 150 घंटे एक्स्ट्रा पालेंगे, अगर 150 आवर्स एक्स्ट्रा पा लिए हमने, तो बहुत लोगों से हमारी तैयारी बेटर हो चुकी होगी, मतलब अपने बराबर। जैसे कि मान लीजिए मेरा रैंक आने वाला है 1000, और मेरे बराबर मार्क्स के पेपर करने वालों का भी रैंक वही आ जाएगा, लेकिन अचानक अगर उनसे मैं 150-200 घंटे एक्स्ट्रा मेरी तैयारी में जुड़ जाए, मुझे 4-5 तरीके के सवाल और सॉल्व करने आ जाए, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूले आसानी से और मुझे याद हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो लोग कंफ्यूज होंगे, मिस्टेक करेंगे। वो मेरा कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं होगा और मेरे से मिस्टेक कम होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम उनसे लगाया है किसी चीज को सीखने में। तो मेरा सजेशन ये है कि टाइम को बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिए। लास्ट में मैंने ये बताया था कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप मतलब आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं ना, उसमें 2-2 घंटे 1-1 घंटे का स्लॉट मत बनाओ। आप स्लॉट बनाओ 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, और 30-30 मिनट में आप चाहो तो बदल लो, जिससे कि आपकी स्पीड फुर्ती बनी रहे। बहुत लंबा इंटरवल पढ़ने पर क्या होता है कि मोनोटोनस हो जाता है, फिर आदमी नॉर्मल स्पीड से पढ़ने लगता है, स्पीड तेजी से नहीं पढ़ता। आपने देखा होगा जो जैसे जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डर जो होते हैं, या तो वो एक एक्सरसाइज नहीं करते पूरे दिन भर में, वो कभी डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, कभी मशीन से एक्सरसाइज करते हैं, कभी इधर भागते हैं। मतलब उनके रूटीन में 10-15-20 तरह की एक्सरसाइज होती हैं, और वो लगातार एक एक्सरसाइज को नहीं करते, वो इंटरवल में हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक देके दूसरी एक्सरसाइज में करेंगे, जिससे कि उनके बॉडी का अलग अलग मसल्स का वर्क हो और उनको मोनोटोनस ना लगे। वहीं मैराथन जो भागते हैं वो एक ही स्पीड से धीरे 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 भागते रहते हैं। तो हमको अब तैयारी में स्लॉग ओवर्स खेलना है, यानी कि अब हमको रिलैक्स होकर धीरे धीरे चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमको एंड पॉइंट्स दिख रहा है। इसलिए अभी अब हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा शॉर्टर इंटरवल और फोकस्ड, मतलब अगर मैंने सोचा कि मैं आज जो है केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस करूंगा, और मैंने मॉड्यूल बना लिया कि भाई ये मॉड्यूल का, ये चैप्टर का 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं चाहो तो 50 एक साथ नहीं करो, आप उसके 20-20-10 या 15-15-20 के
3 इंटरवल बना लो कि पहले 20 मिनट में ये 15 सवाल करूंगा, फिर मैथ्स का कुछ करूंगा, जिससे कि मोनोटोनस इफेक्ट खत्म हो जाए। फिर हम क्या होते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं। एक ही काम हमको करना, 50 सवाल है तो पहला आराम से पढ़ेंगे, दूसरा आराम से करेंगे। तो जिस क्वेश्चन को करने में हमें कम टाइम लगना चाहिए तो उसमें हम आराम आराम से कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लग गया। 50 सवाल करने में 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए। नेक्स्ट ईयर आप लोग किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ये पिक्चर को भी दिमाग में रखिए। और आप लोग कॉलेजेस का थोड़ा सपना तो लीजिए, लेकिन अभी चिंता मत कीजिए कि किस कॉलेज में हम जाएंगे, कितनी रैंक आ जाएगी। रैंक और कॉलेज की चिंता नहीं करनी है। चिंता किसकी करनी है? चिंता करनी है अभी जो चल रहा है उसकी पढ़ाई की। रैंक और कॉलेज की चिंता थोड़े दिनों के बाद करेंगे हम लोग, कि भाई कितना नंबर आ जाएगा, उसमें कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, ये बाद में करेंगे, ठीक है। अभी उसके बारे में सोच के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब तेज चलना है, तेज स्पीड के साथ। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको आरसी सर्किट सिखाया, 2 तरह के आरसी सर्किट सिखाए। आज बहुत स्लोली इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके देखेंगे कि कितने तरह के सवाल आते हैं। और आज आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा, वो मेथड भी कहीं बुक्स में नॉर्मली नहीं होता, कहीं किसी बुक में नहीं होता। टीचर्स हालांकि कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, सबको पता भी नहीं है। तो मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा कि कैपेसिटेंस का आरसी सर्किट कैसे बनाते इफेक्टिव अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो। लेकिन अगर यहां पे अभी हम बात करें तो एक आर और सी ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। इसमें चार्ज का भी फंक्शन टाइम के साथ डिक्रीज होता है और करंट का भी फंक्शन टाइम के साथ डिक्रीज होता है। और आर इंटू सी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये मीन लाइफ की तरह है, जैसे कि उसमें रेडियो एक्टिविटी में एक टर्म होता है मीन लाइफ, उसकी तरह होता है आरसी। आर इंटू सी एक टाइम का फैक्टर है, टाइम जैसा फैक्टर है आर इंटू सी। उसका जो डायमेंशन है टाइम जैसा है। तो सर आर इंटू सी रिप्रेजेंट क्या करता है? देखो, आर इंटू सी एक ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू कैलकुलेट करने से तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैपेसिटर कैसा चार्ज हो रहा होगा। जैसे कि अगर कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और उसका इनिशियल चार्ज 0 है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक कैपेसिटर को इनिशियल चार्ज 0 से चार्ज करना स्टार्ट करते हैं तो आरसी टाइम के बाद उसका चार्ज बढ़ के 0 से बढ़ के 63% हो जाता है। यानी कि यहां से 0 से बढ़ के 63%, ठीक है। अगर 0 से बढ़ के 63% एक आरसी टाइम में हो जाएगा तो 2 आरसी में क्या होगा, उसका फिर से 63% पहुंच जाता है। इसका मतलब है हर टाइम कांस्टेंट में 63% का 60 ऐसे बढ़ता जाता है। मतलब 100% तो कभी नहीं होगा, लेकिन हर बार थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे 63% से बाद में 80% पहुंच जाता है, 80% से कुछ 90% पहुंच जाता है, 90% से 95% पहुंच जाता है, 95 से 98 पहुंच जाता है, 98 से 99 पहुंच जाता है, 99 से 99.5 पहुंच जाता है। तो पहले तेजी से बढ़ता है और बाद में थोड़ा स्लोली बढ़ता है, क्योंकि सेम फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। तो आरसी 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 करते करते अगर हम 6 या 7 आरसी टाइम पर पहुंचे, 6 या 7, तो 99% और 100% के बीच में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जिसको हम इनफाइनाइट टाइम कहते हैं कि भाई ये जो है मैक्सिमम चार्ज कब होगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो सर इनफाइनाइट टाइम कब होता है? आरसी टाइम इंटरवल के 6-7 टाइम इंटरवल के बाद, आरसी वाला जो फैक्टर है उसके 6 या 7 इंटरवल के बाद आपको चार्ज का वैल्यू 99 और 100% के बीच में आ जाएगा। तो अगर मैंने बोला सर एक कैपेसिटर ऐसा था जिसके कैपेसिटेंस का वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड था और रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम था, तो मैंने 100 इंटू 10 का पावर -6 मान लीजिए ऐसे सॉल्व करके देखा, तो मेरा टाइम कांस्टेंट आरसी का वैल्यू 0.01 सेकेंड आ गया। अब किसी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट 0.01 सेकेंड आ जाए तो वो उसको 1 सेकेंड में ही 100 बार आरसी बीत चुका होगा। एक आरसी का वैल्यू 0.01 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड अगर उस कैपेसिटर को दे दो तो कंप्लीट चार्जिंग हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि 100 बार साइकिल घूम चुका होगा आरसी आरसी आरसी। मैंने क्या बोला, 6-7 आरसी के बाद ही ऑलमोस्ट कंप्लीट भरने लगता है, तो 100 आरसी के बाद तो 100% बोल दो। तो आपको कैसे पता? जैसे मान लीजिए किसी का आरसी आ गया 5 मिनट, आर इंटू सी करके देखा 5 मिनट आया,
इसका मतलब है वो कैपेसिटर 5 मिनट के बाद तो 63% भरेगा, फिर 10 मिनट के बाद थोड़ा और 80% के आसपास भरेगा। तो अगर उसको 10-15 मिनट तक चलाएं तो फिर भी 100% भर सकता है। थोड़ा थोड़ा आरसी के बारे में बात समझ में आ रही क्या, कि हमको पता कैसे चलेगा इनफाइनाइट टाइम कितना होता है? क्या 1 सेकेंड इनफाइनाइट टाइम हो सकता है, या 5 मिनट इनफाइनाइट टाइम हो सकता है, या 1 घंटा इनफाइनाइट टाइम हो सकता है? इनफाइनाइट एक कंपैरेटिव वैल्यू है। हम जिस आरसी की बात कर रहे हैं, अगर उससे उसके मुकाबले टाइम इंटरवल बहुत बड़ा हुआ तो इनफाइनाइट टाइम। एक बार बहुत पहले यह सवाल ऐसा आया कि पूछा 10 मिनट के बाद कैपेसिटेंस में कितना चार्ज होगा, और आरसी का वैल्यू सॉल्व करके देखा तो 1 सेकेंड आ रहा था। तो आर इंटू सी 1 सेकेंड है, और 10 मिनट के बाद चार्ज पूछा तो 1-1 सेकेंड के तो हजारों इंटरवल इसमें बीत गए, तो आपको मतलब 100-600 इंटरवल बीत गए, तो आपको कंप्लीट चार्जिंग मान लेनी है और आपको 100% यानी चार्ज का वैल्यू सीवी। So infinite is a very large number as compared to the number about which we are talking, and RC is the number we will see to find if the time period is infinite or not. चलिए एक सवाल करते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। लिखा है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. It is found that the potential difference across the capacitor rises to 4 volt in 1 microsecond. कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो Q बाई C होता है, और Q का फॉर्मूला CE 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी था, और उसको C से डिवाइड कर दिया, आंसर आया E मतलब 12 वोल्ट, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। टी की जगह लिख दिया 1 माइक्रोसेकेंड, और रेजिस्टेंस की जगह लिख दिया 10 ओम। कैपेसिटेंस का वैल्यू पता लगाना है, इसको डिवाइड किया तो यह आया 1/3 इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। बाद में रख देंगे, इसको इधर कर दिया तो ln 3/2, इसको ना ऐसे 1 माइनस 1/3 करा तो 2/3 आ गया, 2/3 का पलट दिया तो e का पावर प्लस टी बाई आर सी इज 3/2। दोनों साइड ln ले दिया तो टी बाई आर सी आ गया, टी बाई आर सी को आर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, आर का वैल्यू है तो सी का वैल्यू आ जाएगा, टाइम का वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10, और ln 3/2 से डिवाइड किया, ये कैपेसिटेंस का आंसर आ गया फैरेड में। अब इसमें ln 3 और ln 2 का वैल्यू दिया है, तो ln 3 माइनस ln 2 करके यहां पे रख देंगे, ऑल्टरनेटिंग सर्किट नहीं पढ़ा रहे भाई। डीसी करंट में क्या होगा आरसी सर्किट का, क्या बात कर रहे हो यार, ये डीसी करंट ही चल रहा है। ये जो बैटरी ई की लगा रहे थे, ये ई की बैटरी डीसी वाली बैटरी है, एसी नहीं पढ़ा रहे भाई। ग्राफ समझ में नहीं आया तो ग्राफ का कुछ नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ जैसे ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ होता है, मैं पता नहीं क्यों बताने लगता हूं, मैं पागल हूं, लेकिन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ग्राफ करेंगे तो ऐसे, मतलब ऐसे चलता है ग्राफ। ई रेस्ट पावर माइनस एक्स करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ राइट साइड में आ जाए। वो ग्राफ तुम्हें पता होंगे तो तुम करोगे, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ नहीं पता है, ये तो मैथ्स में पढ़ाया गया होगा भाई। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, बिल्कुल सही। टू कहां से आया, 1 माइनस 1/3। देखो मैं यही तो कमाल है कि देखो ये 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी है, ये 1 है, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर,
तो ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय आर सी इज 1 माइनस 1/3। तो एलसीएम देखो 3 ले सकते हैं, फिर इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2। कैसे पता चला? देखो 1 2 3 डंडी बनाई और -1 यानी एक डंडी काट दो तो बची 1 2, 2 लिख दो, 2/3। लेकिन ये 2/3 ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी आया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ई रेस्ट पावर प्लस टी बाई आर सी इज 3/2। अब ये कैसे आया ये सोचो। फिर हमने इसको दोनों साइड लॉक कर दिया, लॉक करने पर ये बन गया, एक्सपोनेंशियल गायब हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे एक बैटरी है ई का, दो रेजिस्टेंस आर और आर के हैं और स्विच 1 पे है। तो हमने बोला एट टी इज इक्वल टू 0 स्विच जो है वो 1 पे है और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर का 0 है। स्विच 1 पे है और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर का 0 है। ऐसा करने से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो लिखा है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू आरसी। देन स्विच इज शिफ्टेड from 1 to 2 at t is equal to RC. Find charge on capacitor at any time t greater than RC. Also find charge at current at t is equal to 2RC। क्वेश्चन जरा देख लो आराम से, सवाल देख लीजिए। लैग हो रहा है। एक मिनट है। हाँ, इस सवालों में हमको दो चीजें पता लगानी है। एक, पहला, जब स्विच 1 पे था तब टाइम t इक्वल टू 0 था, यहां से सर्किट चालू हुआ तो चार्जिंग सर्किट है, बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट या चार्ज फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो जो भी करंट इधर से निकलेगा ऊपर कैपेसिटर से होता हुआ नीचे आएगा। सर ये तो आरसी सर्किट हो गया। दिवाकर कुमार कह रहे हैं आरसी सर्किट तो एसी चैप्टर में होता है। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा नहीं है कि आप लोग 12th पास किए हो भाई। आरसी सर्किट में यहां से चार्ज करंट फ्लो होता हुआ कैपेसिटर को चार्ज करता हुआ यहां से वापस आएगा। ये पूरा ऐसा क्लोज्ड लूप हो गया। इस क्लोज्ड लूप में ये जो बैटरी ई की है इसकी वजह से इस कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज होने लगेगा। तो ये चार्ज का फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है, Q इज इक्वल टू सीई ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय आरसी। क्वेश्चन पूछा कि T इज इक्वल टू आरसी पे चार्ज बताओ, तो आरसी यहां रख दिया। अगर T की जगह आरसी रख देंगे तो आरसी से आरसी कट जाएगा, पावर -1 रह जाएगा। तो चार्ज एट T इक्वल टू आरसी इज सीई 1 माइनस ई रेस्ट पावर -1 यानी सीई 1 माइनस
E माइनस 1/E ऐसे कर दिया, इसको 1/E कर दिया, E माइनस 1/E। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा भाई, बीच बीच में थोड़ा हो जाता हूं, लेकिन अब मैं वापस अपनी एनर्जी में आ चुका हूं। बल्ब की इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे भाई। ये E माइनस 1/E या 63% बोल सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अब सवाल पूछा कि जब 1 से 2 पे शिफ्ट कर दिया तो आगे का चार्ज बताओ। थोड़ा ध्यान से देखना, स्विच अगर 1 से कट करके 2 पे ऐसे शिफ्ट कर दूं तो फिर ये नीचे वाला सर्किट हट जाएगा, ये सर्किट हट गया, अब केवल ये वाला सर्किट बचा, इसमें कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होके इस रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होने लगेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि टाइम ग्रेटर देन आरसी हो जाए और स्विच को 1 से हटा के 2 पे शिफ्ट कर दे तो डिस्चार्जिंग सर्किट है। लेकिन जो चार्ज ऑलरेडी कैपेसिटर पे है वो वाला चार्ज है जो आरसी टाइम के बाद आया था, विच इज 0.63 इंटू सीई या फिर सीई ब्रैकेट E माइनस 1/E। ये दोनों एक ही चीज है, 63% ऑफ सीई या सीई E माइनस 1/E। ये चार्ज का वैल्यू जो आया था एट t इज इक्वल टू आरसी, वही इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा। इनिशियल चार्ज ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। आप समझो ध्यान से, एक बार मैंने आपको यह सिखाया कि एक बार कैपेसिटर को कुछ चार्ज पहले से ही Q0 दे दे और फिर उसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे आपस में कनेक्ट कर दे, तो ये कैपेसिटर का चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाते हुए डिस्चार्ज होने लगता है, यानी डिक्रीज करने लगता है। ऐसे में चार्ज का फंक्शन Q0 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी होता है। पिछले सर्किट में C और R अभी भी सेम है, ये भी R है, ये भी R है, इसलिए RC का वैल्यू RC ही है, T बाई RC। अब इसमें वैल्यू रख रहे, चार्ज का वैल्यू था जो इनिशियल चार्ज था स्विच क्लोज करने से जस्ट पहले, वो था 0.63 इंटू सीई, या इसको इसकी जगह ये भी लिख सकते 0.63 सीई, और आगे ये तो Q0 हो गया, Q0। अब आगे लिखना e रेस्ट पावर माइनस टी बाई आरसी। तो t की जगह देखो मैंने क्या लिखा, उसको समझना और ताली बजाना बच्चों, t माइनस आरसी बाई आरसी लिखा, क्योंकि ये टाइम t इक्वल टू 0 से ले रहे हैं और ये वाला सर्किट आरसी टाइम के बाद स्टार्ट हुआ, यानी आरसी टाइम इस सर्किट का t इक्वल टू 0 की तरह ट्रीट होगा। तो आप सोचो जरा कि जब भी आप ग्राफ, आपने फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है क्या? मैथ्स में फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है क्या? अगर हमको कोई फंक्शन e रेस टू पावर x या fx बनाना है और अगर वो x इक्वल टू 0 से उठा के अगर मैं इनिशियल पॉइंट को x इक्वल टू a पर शिफ्ट कर दूं, यानी कि अगर ग्राफ को x इक्वल टू a पे शिफ्ट करूं तो फंक्शन का नाम x माइनस a हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आज थोड़ा स्लो चलेंगे भाई, आज थोड़ा आराम आराम से सवाल समझ लो, भगाया तो खत्म हो जाएगा ये। तो अगर ये t माइनस आरसी क्यों लिखा, इसका मतलब समझ गए क्या कि t में से आरसी टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, ये आरसी रखने पर 0 वाला रिजल्ट है, इसलिए मैंने t माइनस आरसी कर दिया, क्योंकि इस फंक्शन का इनिशियल पॉइंट आरसी है। जैसे अगर किसी फंक्शन का इनिशियल पॉइंट x इक्वल टू 0 के बजाय अगर x इक्वल टू a कर दूं तो फंक्शन x माइनस a का आ जाता है, वैसे ही t माइनस आरसी, ये टाइम इनिशियल टाइम x t इक्वल टू आरसी का है तो t माइनस आरसी का फंक्शन बन जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया।
तो यहां पे t माइनस आरसी लिखा है, इसका मतलब समझना आरसी टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, उसके आगे के टाइम का फंक्शन बना रहे हैं, तो आरसी टाइम उस टाइम में से सब्ट्रैक्ट करके आगे का फंक्शन दिखेगा। ये वाला वैल्यू यही है जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। चार्ज का फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब पूछा है करंट बताओ, वो भी कब, जब टाइम का वैल्यू 2RC हो। तो मैं t की जगह 2RC रखूंगा और इसको पहले डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट करने पर 0.63 CE अपॉन RC से डिवाइड कर दिया और e रेस्ट पावर -t माइनस RC अपॉन RC। क्या ये जो RC मल्टीप्लाई वाला है वो ऐसा डिवाइड में चला गया? तो ये देखो, आप डायमेंशनली भी देखना तो वोल्टेज E बाय R करंट का डायमेंशन बनेगा। तो 0.63 E बाय R e रेस्ट पावर, अभी t की जगह 2RC रख रहे हैं, लेकिन RC टाइम पहले बीत चुका है, तो मतलब RC टाइम के बाद ही पूछा है, तो ये 2RC माइनस RC अपॉन RC करेंगे तो e रेस्ट पावर -1 ही आएगा। वैसे अगर किसी को जल्दी में दिखाया जाए कि मैंने 2RC टाइम दे दिया तो वो बोलेगा e रेस्ट पावर -2 आएगा, लेकिन RC टाइम ऑलरेडी बीत चुका है। 0.63 कैसे आया बोल रहे, ये समझ नहीं आया। ये जो e रेस्ट पावर -1 होता है, इसका वैल्यू ही 0.37 होता है। तो यहां पे 1 माइनस ई रेस्ट पावर -1 जो हुआ, तो ये 1 माइनस 0.37 हो गया। तो सर हमें कैसे पता कि 1 ई रेस्ट पावर -1 का वैल्यू 0.37 होता है? कैलकुलेटर है कि नहीं, मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर खोलना और एक बार करके देख लेना। माइनस साइन भी यहां पे आना चाहिए डिफरेंशिएशन में, लेकिन करंट को डिस्चार्जिंग सर्किट में कहते ही -dq/dt है, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है। ये जैसे होता है ना, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखते हैं, वैसे ही चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो करंट -dq/dt है, इसलिए यहां पे आंसर में वो माइनस नहीं दिख रहा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि थोड़ी देर तक चार्जिंग सर्किट, उसके बाद डिस्चार्जिंग सर्किट। अभी 2-3 सवालों की प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें स्टेडी स्टेट वाले कुछ सवाल और कर लेंगे, स्टेडी स्टेट वाले कर लेंगे और कुछ सवाल ऐसे। देखो क्वेश्चन है, चलिए कोई बात। 2 पैरेलल plates of a capacitor have equal opposite charge q. The dielectric which is filled with capacitor between the capacitor plate has a dielectric constant k, resistivity rho, so that initial leakage current carried by capacitor is given by relation इतना। ये एक देखो, एक सवाल मैंने इस तरह का इसलिए ले लिया कि कई बार लीकेज करंट का नाम आ जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। लीकेज करंट ऐसे कैपेसिटर में होती है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही कंडक्टिंग हो जाता है। नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब होती है, जिसके दोनों साइड कैपेसिटर प्लेट चिपका के कैपेसिटर बनाते हैं, ये स्लैब नॉन कंडक्टर होती है, यानी इसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर ये कैपेसिटर का प्लेट +Q है और इसका प्लेट -Q है, तो यहां से यहां तक तभी करंट फ्लो होना चाहिए जब हम बाहर से जोड़े और चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाए। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कैपेसिटर को हमको बाहर से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर का मटेरियल ही पार्शियली कंडक्टिंग हो जाता है, यानी पुअरली कंडक्टिंग। अब लेकिन थोड़ा भी कंडक्टिंग हो गया तो अंदर से ही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर करके, जैसे करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल है, अंदर से करंट नहीं फ्लो होना चाहिए था, लेकिन अंदर से करंट फ्लो होके रखा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी एक कैपेसिटर चार्ज करके रखा और उसका पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल के डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थ्रू सरकता हुआ
नेगेटिव प्लेट तक पहुंच जाएगा। इस करंट को कहते हैं लीकेज करंट, और लीकेज करंट से कैपेसिटर खुद ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर कैपेसिटर का चार्ज Q है और इसका कैपेसिटेंस C है, C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट KA/D होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर Q/C होगा। और हमने फॉर्मूला सुना है करंट का V इज इक्वल टू IR, यानी कि डेल्टा V/R। तो डेल्टा V की जगह लिखा Q/C और C की जगह लिखा एप्सिलॉन नॉट KA/D, और रेजिस्टेंस होता है रो L/A। रो L की जगह लिखा D और एरिया की जगह लिखा A से A कट गया, D से D कट गया, तो आपको करंट का आंसर दिखने लगा Q/एप्सिलॉन नॉट K इंटू। ये हमने हमेशा पहले भी लिखा था कि अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का एक जैसा शेप होता है तो R इंटू सी रो एप्सिलॉन नॉट K इस 3 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां पे हमने देखा कि एक कैपेसिटर को चार्ज करके तुमने रूम में रख दिया, जैसे किसी कंटेनर में पानी भर के रख दिया और कंटेनर में छोटा सा बॉटम में छेद है, होल है, तो वो क्या करेगा, पानी धीरे धीरे लीकेज हो जाएगा और कंटेनर खाली हो जाएगा। तुम कहोगे यार अभी तो भर के गए थे, खाली हो गया। तो वैसे ही कैपेसिटर को आपने चार्ज करके रखा और कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज इस स्लैब के थ्रू ही फ्लो होने लगा। ये स्लैब हल्का सा कंडक्टिंग है। अब अगर आपको बिल्कुल यही चीज पूछा जाए तो किसी में भी करंट का फंक्शन इसी तरह से निकाल सकते हैं। लीकेज करंट बोलते हैं। लीकेज करंट इज द करंट ऑफ आरसी सर्किट डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो अगर कोई बोला जाए कि लीकेज करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, लीकेज करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो करंट का इनिशियल, जैसे चार्ज का इनिशियल वैल्यू Q नॉट है तो करंट का इनिशियल वैल्यू I नॉट हो जाएगा। तो करंट का फंक्शन चलेगा देखो ऐसे, Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट K रो e रेज टू पावर माइनस T/RC। क्या ये कोई समझ पाया? सर रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, और कैपेसिटेंस तो इसमें दिया नहीं है। कैपेसिटर अगर दो प्लेट ऐसी है और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो लेंथ ऑफ कैपेसिटर, लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द स्लैब इज लेंथ थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग। एरिया प्लेट का जो A है उतने ही एरिया से करंट भी फ्लो होके जा रहा है, तो एरिया की जगह A, फॉर्मूला होता है रो L/A। L की जगह लिख दिया D, L की जगह लिख दिया रो, ये हो गया रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट KA/D। ये मैं क्यों बता रहा हूं मुझे नहीं पता, फिर मैं R इंटू सी कर दूंगा, R इंटू सी, ये हमने किया हुआ है पहले। तो D से D और A से A कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K और फिर ये रो, ये RC का वैल्यू हो गया। तो e रेज टू पावर माइनस T/RC में RC की जगह एप्सिलॉन नॉट K इंटू रो यहां पे रख दोगे, हमारा एक आंसर आ जाएगा। लीकेज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हर्ष कुमार कह रहे हैं सर अब पढ़ने का मन नहीं करता। अगर अब पढ़ने का मन नहीं करता है बच्चे तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। अब तो पढ़ने का मन करना भी चाहिए। प्लस देखो जैसे जैसे बर्डन बढ़ता है अपने आप से उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। हमको 4 चैप्टर समझ में आ गए, 3 चैप्टर मेरे स्ट्रांग हो गए, तो कहीं अपने आप से उम्मीदें आ जाती हैं कि कहीं मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा इस बार। अब जब उम्मीदें बढ़ने लगती है फिर एक चैप्टर नहीं कम समझ में आता है, या उसमें अभी टाइम कम लग रहा है, कम मिल रहा है तुम्हें, और 4 चैप्टर 5 चैप्टर एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कंट्रोल नहीं आता जो पहले चैप्टर दूसरे तीसरे चैप्टर में आ रहा था। तो उस समय कंट्रोल फ्रीक हमारा नेचर ये कहता है यार ये चैप्टर अब इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, तो अगर वो स्ट्रांग नहीं हो पा रहे तो अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले उम्मीद बढ़ गई, अब उम्मीद घट गई। तो उस उम्मीद बढ़ने घटने से हमको
बेचैनी होती है, एंजाइटी आ जाती है। आप लोग देखिए ऐसे में हमेशा कोशिश कीजिए कि हम ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम ज्यादा तौल हिसाब किताब नहीं करेंगे। हमारा जो काम है वो हम करेंगे। हमारा काम है सुबह से रात तक पढ़ना और पढ़ के रिजल्ट बनाना, मतलब कि पढ़ के हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप जरा सुबह बैठ के या रात में बैठ के 15-20 मिनट अपने बारे में सोचो कि भाई ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे फैजल सर ने कुछ पढ़ाया हो या केमिस्ट्री में, या कोई और टीचर ने, या प्रदीप सर ने, या आर्को सर ने, तो क्या वो जब भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको 4-5 चीजें जरूर बताएंगे कि इस चैप्टर में ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप पूछ लो कि सर इस चैप्टर की 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आप अपना ज्यादातर टाइम उन 3 से 4 कॉन्सेप्ट पे बिताइए जो ज्यादा पूछे गए। हो सकता है वो किसी चैप्टर में 5 हो, किसी चैप्टर में 8 हो, लेकिन अगर 20 में से 4 या 5 हमने आइडेंटिफाई कर लिए ऐसे पॉइंट जो ज्यादा पूछे गए हैं, उनको ही ज्यादा स्ट्रांग रखना है। हर चैप्टर का 20 से 30% अगर हम स्ट्रांग करके गए तो पूरे पेपर का 80% हम सॉल्व कर लेंगे। यही तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप हर चैप्टर में पिन पॉइंट कर पाए कि ये 5 या 6 इस चैप्टर के 10 फॉर्मूले हैं, उसमें ये 8 ज्यादा पूछते और 50 चीज है, एक बार लिख के देख लो। 10-15 मिनट अपने दिन का इस सब जुगाड़बाजी में बिठाओ कि भाई कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा आती हैं। हर चैप्टर को मैं 3-4 पार्ट में डिवाइड करता हूं और उसमें भी आपको जरूर बताता हूं कि इसमें 3 तरह के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। आपको वही आइडेंटिफाई करके उनको नोट कर लेना कि भाई ये वाले ज्यादा आ रहे हैं, तो हम जरा अपने बुकलेट को देखें। अगर मेरे बुकलेट में 250 सवाल है और मेरी हिम्मत ही नहीं है 250 सवाल करने की, ना मेरे पास समय है, तो मैं कम से कम 50 वो सवाल कर लूं जिस तरह के क्वेश्चंस जेई में ज्यादा पूछे गए हैं। अगर ज्यादा वाले पार्ट में भी हमने फोकस किया, ये आपने सुना होगा ये 80-20 रूल होता है दुनिया का। 20% इंपॉर्टेंट काम करने से 80% रिजल्ट हासिल होता है और 80% फालतू काम करते रहने से 20% रिजल्ट प्राप्त होता है। तो अगर आपने चैप्टर का वो 20-30% पर फोकस किया जो सबसे ज्यादा जेई में आज तक पूछा गया है और हर चैप्टर में यही करते चले गए, तो पूरे सिलेबस का आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वही 20% है। लेकिन उसी में से 80% पेपर बन जाएगा यार, तो हमको टेंशन ही नहीं ना। अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, यानी कि मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये दो एग्जाम्पल को अच्छे से करना है। इनके सवाल बहुत सारे जितने आपको मिले पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज के करके जाना है। एक ये इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट बहुत आता है। दूसरा, इसमें बैटरी के सीरीज या पैरेलल टाइप का जो सर्किट होता है, जो बेसिक सर्किट होता है, बैटरी सीरीज पैरेलल में लगी है और कहीं बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एग्जांपल मीटर ब्रिज भी है, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में भी यूज हो रहा है। और ऐसे किसी सर्किट में सिंपल पैरेलल सर्किट होगा बैटरी का, जिसमें कहीं बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है या नहीं हो सकता। सिंपल सर्किट, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट में जाने की जरूरत नहीं। और आरसी सर्किट जब आप करें तो सीधे सीधे सवाल जो होते हैं, सीधे सवाल कौन से होते हैं सर? जो डायरेक्ट चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के सवाल है। डायरेक्ट चार्जिंग के सवाल और डिस्चार्जिंग के मेंस में डायरेक्ट आते हैं। कैसे? 2 टाइम कांस्टेंट के बाद का चार्ज बता दो, 3 टाइम कांस्टेंट के बाद का करंट बता दो। इस समय मैंने बैटरी को चार्जिंग से बदल के डिस्चार्जिंग सर्किट बना दिया, कैपेसिटर का बैटरी हटा दी, ऐसे करके वैसे कर दिया, और बीच में अब करंट बता दो, या इस समय का एनर्जी बता दो, उस समय का हीट लॉस बता दो। बोल रहे हैं कि इसमें सर अगर बैटरी जोड़ देते और कैपेसिटेंस शुरुआत में 0 होता, तो क्या ये वैसा वाला Q इज इक्वल टू Q नॉट E1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय RC वाला कहानी बन जाता? क्या ये जो मैंने लिखा अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया तो? मान लो इनिशियली कैपेसिटर खाली था, कोई चार्ज नहीं था, और इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये सिंपल आरसी सर्किट चार्जिंग वाला बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, आरसी चार्जिंग बन जाएगा।
हर दिन अपने ऊपर 5-10 मिनट प्लानिंग में लगाओ। प्लानिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके तैयारी का, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने का प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बच्चे अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब 5-10 मिनट शांत जगह पे जाके बैठो और सोचो कि आज दिन भर में हम क्या करना चाहते हैं, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट 4 काम क्या है। हमको 50 काम करने, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट काम देख लो यार। आप 20% सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा एनर्जी लगाओ, उनको सीरियसली करो, पहले वो करो। उसके बाद छोटे छोटे आलतू फालतू काम भी करोगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कई लोग कहते हैं सर दिन भर पढ़ते रहे लेकिन कुछ आउटपुट ही नहीं आया। यही तरीका है कि अगर आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ते तो आपका आउटपुट बेटर होता। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of 2.0 microfarad drops to 1/3 of its initial value in 4.4 microsecond when the plates are connected by thin wire। तो ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्चार्जिंग सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1/3 हो जाएगा तो चार्ज भी 1/3 कर दो। अगर चार्ज का फंक्शन 1/3 कर दे तो Q0/3 इक्वल टू Q0 e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय RC कर दिया, तो टाइम का वैल्यू RC ln3 आ गया। अब टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4.4 माइक्रो सेकेंड। रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा गया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है और ln3 का वैल्यू हमको पता रहता है। तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है 2.2 अपॉन ln3, और ln3 है 2.303 इंटू 0.4771, 1.06 के आसपास, 2 के आसपास आ जाएगा। ये जो टर्म है ये 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1.1 के आसपास, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर दूर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। अब केवल सवालों की प्रैक्टिस अगर हमको हो गई ठीक ठाक तो हमारे कोई इंपॉर्टेंट चीज कंट्रोल भी हो जाएगी और कर भी लेंगे। अभी मैं आपको बहुत ही शानदार एक तरीका भी बताता हूं जिससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व हो जाएगा एडवांस लेवल का। A capacitor of capacitance 100 microfarad is connected across a battery of 6 volt through a resistance of 20 kilo ohm in 20 kilo ohm for 4 seconds. The battery is then replaced by thick wire. What will be the charge of capacitor 4 seconds after the battery is disconnected? तो हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 100 और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 20 किलो ओम। तो 100 यानी कि टाइम कांस्टेंट का वैल्यू RC से आया 2 सेकेंड्स। R और C मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 किलो और माइक्रो कट के सारे जीरो गायब हो जाएंगे, 2 सेकेंड आ जाए। अब हमारा जो फॉर्मूला है कैपेसिटर का चार्ज का वो है C e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। टी बाय टाउ का वैल्यू 2 है। अब यहां पे टाइम का वैल्यू दिया है 4 सेकेंड, तो यहां टाइम की जगह 4 सेकेंड रख दिया, तो चार्ज का जो वैल्यू आया, चार्जिंग हो रही भाई, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। तो 600 माइक्रोकूलम 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2।
ये आ गया वो चार्ज जो t इक्वल टू 2 पे था, नहीं 4 सेकेंड्स पे था। अब इसके बाद वाला सर्किट डिस्चार्जिंग है। हाँ जी, जेई में अभी कितना टाइम लगेगा? जेई कम से कम मार्च एंड तक तो जाना ही चाहिए, या अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए। एक बार इसको सॉल्व करके चेक करना कितना आंसर आया। ई रेस्ट पावर -2 का वैल्यू 0.37 इंटू 0.37 यानी कि 1.1 के आसपास आ जाएगा। नहीं 1.9 क्यों, 0.1 के आसपास आ जाएगा। 60 के आसपास आंसर आना चाहिए, नहीं? चलिए, 5 microfarad capacitor is having a charge of 20 microcoulomb is discharged through a wire of resistance 5 ohm. Find the heat dissipated in the wire between 25 microsecond to 50 microsecond after the capacitors, after the connections, as action connections are made. चार्ज इसका है 20, ये हो गया Q0। इसको रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में करंट का फंक्शन होता है Q0 बाय RC e रेस्ट पावर माइनस टी बाय RC। हीट का फॉर्मूला जूल हीटिंग होता है I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन। I स्क्वायर का वैल्यू है Q0 स्क्वायर बाय RC स्क्वायर e रेस्ट पावर -2 बाय RC को dt के साथ इंटीग्रेट कर दिया T1 से T2। जब भी हम करेंगे तो RC बाई 2 ऐसे डिवीजन में चला जाएगा, यानी डिवीजन में 2 बाई RC, RC ऊपर तो R और C कट गए और 2 नीचे। 1 बाई 2 Q0 स्क्वायर बाई C e रेस्ट पावर माइनस T1 बाई RC। इंटीग्रेशन आप खुद करो यार।
अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो इंटीग्रेशन में टाइम के साथ जो कांस्टेंट है वो 2/RC है। अगर मैं इसको 2/RC से डिवाइड कर दूं, तो 2/RC से डिवाइड कर दूं मतलब यहां पे 2 एक्स्ट्रा आएगा और नीचे RC आएगा, तो R से R कट जाएगा, C से C कट जाएगा, 2 यहां फिट हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और R कट गया, C एक कट गया, तो Q²/2C। ये एनर्जी का रिजल्ट भी ऐसे ही बनता भी। नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटेंस है, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म है। तो यहां T1 टाइम मतलब 25 पहले रखेंगे, 50 बाद में रखेंगे। 25-50 रखने के बाद कुछ आंसर आ जाएगा। e⁻⁻1 का वैल्यू 0.37 है, तो e⁻⁻2 0.37 इंटू 0.37 e⁻⁻3 उसका क्यूबिक है। तो ऐसे थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करना होता है, ज्यादा दूर दूर नंबर लिखे रहते हैं, तो आपको 4 में से कोई एक क्लोजर आंसर पकड़ना है। 2.7, 3.7, 5.7, 4.7 बड़े बड़े नंबर है। आप चाहो तो अभी कैलकुलेटर से कर लेना, क्योंकि जेई में जो सवाल आते हैं उनमें कैलकुलेशंस और आसान होंगे, स्पेशली मेंस में। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको पकड़ना। इसका सवाल आ चुका है और अभी फिर से आ सकता है। सेम कहानी इंडक्टर में, यानी कि एलआर सर्किट एक आएगा, सेम ट्रांजिएंट सर्किट, उसमें भी सिमिलर कहानी आती है और वहां पर यह सवाल 2-3 बार आ चुका है। तो यहां पर भी आ चुका है, वहां पर भी आ चुका है, यही स्पेशल क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्जिंग कैपेसिटर एट टाइम t। हमने ये मान लिया कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इनिशियल चार्ज इसका 0 है, और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी लगा दिया। कैपेसिटेंस C का है, इनिशियल चार्ज 0 है। तो चार्जिंग होते समय बोल रहा है कि किस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट आ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर बाय C। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ हमें पता है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फंक्शन आ गया। रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड का मतलब रेट जिस चीज में लग जाए उसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो du/dt हो जाएगा। तो हाफ Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2Q dQ/dt अपॉन C, 2 से 2 काट दिया, तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर du/dt इक्वल टू बाई C dQ/dt। dQ/dt होता है करंट, तो ये हो जाएगा Q/C इंटू I। अब फंक्शन बनाते हैं, तो du/dt का जो फंक्शन आएगा वो ऐसा आएगा। चार्ज का फंक्शन है CV ब्रैकेट 1 माइनस e⁻⁻t/RC अपॉन C कर दिया, इंटू करंट का फंक्शन है V/R इंटू e⁻⁻t/RC। ऋषभ सिंह कह रहे हैं लाइव क्लास के बाद केवल 6 घंटे ही मिल रहे हैं, तो लाइव क्लास मत करो, लाइव क्लास को छोड़ दो। लाइव क्लास के अलावा आप वो कर सकते हैं कि इसी क्लास को बाद में देखो फास्ट स्पीड में, तो हो सकता है 4-4.5 घंटे की क्लास आप 3.5 घंटे में फिनिश कर लो और 1 घंटा वहां बच जाएगा। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि 4-5 घंटे आप अगर क्लास अटेंड भी करते हैं तो 6 घंटे क्यों मिल रहे हैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए। आपको कम से कम 10 घंटे मिलने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। आप 5-6 घंटे सोते हैं, 5-6 घंटे सोने के बाद समय बचा आपके पास 18 घंटे। 18 घंटे में आप 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल दीजिए कि भाई हम उठेंगे, नहाएंगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो टॉयलेट जाएंगे, थोड़ा खोपड़ी खुजाएंगे, ऊपर नीचे घूमेंगे, वो सब 2-3 घंटा निकाल के आपके पास टाइम बचा 15 घंटे।
अब 15 घंटे के टाइम में आप 5 घंटे क्लास करते हैं अगर लाइव, तो भी आपको मिलने चाहिए 10 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए। दस घंटे होना चाहिए। चार्ज का फंक्शन होता है चार्जिंग सर्किट में CV 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, चार्ज की जगह लिख दिया। और करंट का फंक्शन होता है V बाई आर माइनस टी बाई ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, करंट की जगह लिख दिया। पहले तो ये दो फंक्शन तो याद करो तुम लोग, बाद में तो क्वेश्चन सॉल्व होगा तुम लोगों से। ये हटा दिया, अब आगे देखते हैं। फंक्शन बना du बाई डी टी, यानी कि रेट, तो मैंने रेट को रेट बोल दिया, रेट, इसको स्मॉल आर बोल देते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। आप देख लो, ये सी से सी कैंसिल हो गया, v इंटू वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। वैसे भी रेट का मतलब पावर होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो मतलब पावर, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पावर। तो पावर का फंक्शन वी स्क्वायर बाई आर के डायमेंशन से मैच भी कर रहा है। और यहां लिखा 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, यहां लिखा ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। अब यहां पे ये ऐसे हो गया। अब पूछा है रेट मैक्सिमम करने का तरीका बताओ। तो रेट मैक्सिमम का मतलब है, रेट का जरा फंक्शन देखो तो ग्राफ बनेगा कैसे। ये रेट आर का फंक्शन है, रेट आर का फंक्शन है टाइम टी। तो आप अगर एक्स ई टी को टी इक्वल टू 0 डालो तो ई का पावर 0 मतलब 1, और 1 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 इंटू 1 0 होता है, यानी रेट इनिशियली 0 है। और t टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 0। तो ये ऐसे करके रेट इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। 0 पर भी रेट 0 है और t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर भी रेट डिक्रीज होके 0 की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई फंक्शन दो जगह 0 हो तो बीच में कहीं मैक्सिमम जरूर होता है। यही टाइम हमको किस रहा है कि किस टाइम पर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम रेट निकालने के लिए डी आर बाई डी टी को 0 तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो और डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। बी स्क्वायर बाई आर अंदर ले लिया, मतलब कॉमन है, और ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2 बाई आर सी इज रेट। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी आर बाई डी टी, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन है -1 बाई आर सी रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। इसका डिफरेंशिएशन है -2 बाई आर सी ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, और इनका सम कर दो 0। तो ये 0 में चला गया, आरसी भी 0 में चला गया, तो इसको उधर भेज देते, ई रेस्ट पावर माइनस 2t बाई आर सी इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, एक बार कैंसिल करेंगे तो यहां पे पावर 2 है, यहां पावर 1 है, एक कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट बना 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू 1, यानी ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू 1 बाई 2। तो पलट देते हैं, टी बाई आर सी इक्वल टू एल एन टू, इधर लिख रहे हैं, तो टी का वैल्यू आया आर सी एल एन टू। ये कौन सा टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वो टाइम आया जिस पे मैक्सिमम हो गई पावर, इज इक्वल टू आर सी। हाँ,
वहां ई रेस्ट पावर -2t था, मैंने गलती से टी लिख दिया था। एक है -t/RC, दूसरा है -2t/RC। तो एक को डिफरेंशिएट किया तो -1/RC बाहर आया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो -2/RC बाहर आ गया। राजवीर सिंह ने बहुत अच्छा लिखा, बोला हाफ लाइफ जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। अब इसमें ये जो टाइम का वैल्यू RC/ln2 आया, या ई रेस्ट टू पावर -t/RC का वैल्यू 1/2 आया। देखो इसका वैल्यू देख लो, ई रेस्ट टू पावर -t/RC का वैल्यू 1/2 आया, तो रेट का मैक्सिमम वैल्यू निकालते समय ई रेस्ट टू पावर -t/RC की जगह हम यहां से 1/2 और यहां पर भी 1/2 लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा तो मैक्सिमम रेट का आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम रेट का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए p²/r 1 - 1/2 इंटू 1/2। ये पहला वाला वैल्यू में भी e का पावर -t/RC की जगह 1/2 लिख दिया, बाहर वाले का भी तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि p²/4r आ गया मैक्सिमम रेट। इसका सवाल मैंने डीपीपी में डाला है, उसमें से देखना, आपको एक सवाल डीपीपी में मिलेगा इसका। चलिए, a capacitor of 2.5 microfarad is charged through a series resistor of 4 mega ohm. In what time potential drop across the capacitor will become 3 times of resistor? कितने टाइम के बाद कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो रजिस्टर के वोल्टेज का 3 टाइम्स हो जाए। मतलब अगर ये x हो तो ये 3x हो, लेकिन x और 3x मिला के v है, तो x का वैल्यू 3v/4 हो जाएगा, x का वैल्यू v/4 हो जाएगा और 3x का वैल्यू 3v/4 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, x और 3x मिला के v के बराबर हो तो x का वैल्यू v/4 और 3x का वैल्यू 3v/4, मतलब इसका वोल्टेज हो जाएगा 3v/4, तो इसका चार्ज भी आ जाएगा। तो हमने लिखा कि चार्ज का फंक्शन होता है Q इज इक्वल टू CV 1 - e⁻t/RC। इसमें चार्ज की जगह लिख दिया 3/4, 3CV/4 इक्वल टू CV 1 - e⁻t/RC। से CV हट गया, 1 माइनस इधर गया, तो 1/4 इक्वल टू e⁻t/RC। 1/4 दिखा, इसको पलट के ln में डाल दो, तो टाइम का वैल्यू हुआ RC ln4 या 2RC ln2। इधर आ गया। सवाल में लिखा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ रजिस्टर। तो हमने मान लिया रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है x,
और ये सवाल में लिखा ये 3 टाइम्स दिया है, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस से 3 टाइम्स है, तो ये इसको x मान लिया तो इसको 3x लिखना पड़ेगा। ये कोई समझा क्या? अगर ये 3x है और ये x है तो v वोल्ट के बैटरी से बने हैं, तो x प्लस 3x मिलके v के बराबर है। इससे सॉल्व किया तो x का वैल्यू v/4 आ गया, x v/4 आ गया, तो 3x 3v/4। इसका मतलब कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो 3v/4 हो गया बढ़ते बढ़ते, तो 3cv/4 चार्ज का वैल्यू होता है cv, v की जगह चल रहा है 3/4 आ गया। अगर इसमें फॉर्मूला याद कर लिया आपने ढंग से तो इस पार्ट के सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। चार्जिंग का चार्ज का फॉर्मूला अलग है, डिस्चार्जिंग के टाइम का चार्ज का फॉर्मूला अलग है। चार्जिंग करते समय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी है, और डिस्चार्जिंग करते समय 1 माइनस नहीं है, वहां पे अकेला ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी है। चलिए 1 मिनट अभी करते हैं, ये सब स्टेडी स्टेट वाले हैं। अब उसको करने से पहले ना मैं आपको पहले एक अलग से कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, थेवेनिन। शायद किसी ने सुना हो ये नाम, किसी ने सुना है क्या थेवेनिन? थेवेनिन हो गया रब्बा रब्बा। हाँ भाई, थेवेनिन सुना है नाम क्या? हेलो, थेवेनिन सुना है नाम? चलिए मैं बताता हूं क्या होता है। अगर एक कैपेसिटर 1 कैपेसिटर एंड मैनी रजिस्टर हो, तो फिर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखे, और हम इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालें। इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, वैसे तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है आरसी, लेकिन अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो आर इफेक्टिव इंटू सी का वैल्यू कैसे निकाले। ये दो चीजें लिखने का तरीका है थेवेनिन। मैं आपको बताता हूं, आप उसको सीखना। अगर आप पहली बार सुन रहे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये, लेकिन एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो, वैसे थेवेनिन थोड़ा डिटेल्ड मेथड है, लेकिन हम इसको इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए ही बता रहे हैं। थैनोस सुना है, थेवेनिन नहीं सुना है? चलो थैनोस तो आपने, आपका फेवरेट है लगता है। 1 कैपेसिटर है, मैनी रजिस्टर है, और बैटरी भी बहुत सारी है। देखो ध्यान से, आराम आराम से, ये ऐसे, फिर ऐसे कैपेसिटर, यहां भी रजिस्टर, यहां भी बैटरी। अब मैंने एक रैंडम सर्किट बना दिया। आप कहेंगे सर ये सर्किट आसान लग रहा है, ये 2 पैरेलल ब्रांचेस को ऐड कर दो, ये वो ठीक। ये मान लो बैटरी है बाई 3, ये बैटरी है ई की, ये रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर, ये कैपेसिटर। सवाल क्या है? सवाल है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बस यही पता लगाना है। बिल्कुल सही कहा आयुष सिंह ने, आयुष सिंह ने सही बोल दिया।
आपको क्या करना है, बस कैपेसिटर के दो प्लेट्स को एंड पॉइंट पकड़ना है, मतलब दो प्लेट्स को टर्मिनल पकड़ना है और कैपेसिटर के एक प्लेट से चल के दूसरे प्लेट तक जितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिले उस आर इफेक्टिव को निकालना है अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट। अक्रॉस स्टेप 1 है, आर इफेक्टिव अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स, और उसको आर इफेक्टिव इंटू सी में मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। तो कभी भी टाइम कांस्टेंट का सवाल पूछा जाए तो आपको बस प्लेट के एक टर्मिनल से दूसरे प्लेट तक जाना, कैपेसिटर के एक प्लेट से चल के दूसरे प्लेट तक जाना है। ऐसा करते समय बैटरी कोई दिखे तो इग्नोर कर दो, इग्नोर बैटरी, और बैटरी इज रिप्लेस्ड विद प्लेन वायर। हम लोग सुपर पोजिशन में भी ये करते थे कि बैटरी हटाते थे तो प्लेन वायर लगा देते थे। ठीक है, देखो जरा, दूसरा स्टेप है रिमूव कैपेसिटर। थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर हटाओ टू मेक कैपेसिटर ब्रांच एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर ब्रांच एन ओपन सर्किट, मतलब ओपन ब्रांच बन जाएगी, कैपेसिटर हटा दो। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जैसे कैपेसिटर के एक प्लेट का नाम ए है और दूसरे प्लेट जिस पॉइंट से कनेक्टेड बी है। अब कैपेसिटर को तोड़ दिया तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस, और ए और बी के अक्रॉस ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला था। तो जब अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ए बी के अक्रॉस तो उसका नाम हो जाएगा वी इफेक्टिव। फिर चार्ज को ऐसे आपको मानना है कि एक कैपेसिटर लगा है ए बी वाला, ए बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा है आर इफेक्टिव, और ए बी के ही अक्रॉस एक बैटरी लगा है बी इफेक्टिव। मतलब ऐसा सर्किट बन जाएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस निकाल देना है। इस सर्किट को अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अरे सर नहीं समझ में आ रहा, अरे सर बड़ा मुश्किल हो गया, अरे सर कंफ्यूज हो गया, कुछ नहीं सोचना है। अभी 2 स्टेप केवल अपने आप को बताने हैं। क्या बताना है? मान लीजिए किसी सर्किट में एक कैपेसिटर के साथ बहुत सारे बैटरी और रजिस्टर लगे हैं। बोला जाए इस कैपेसिटर का चार्जिंग का फंक्शन बनाओ, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा CV ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आरसी। CV ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आरसी। तो वो CV में एक तो V का वैल्यू निकालना है और T बाई आरसी के लिए R का वैल्यू निकालना है। तो पहला स्टेप कह रहा है कि कैपेसिटर के एक प्लेट से चलते हुए दूसरे प्लेट तक आओगे, जितना रास्ते में इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा वो आर इफेक्टिव हो गया, उसको आर इफेक्टिव में डाल दो। सेकेंड स्टेप है कि कैपेसिटर को तोड़ दो और ए से बी चलते हुए आओ सर्किट में, इस ब्रांच को ओपन सर्किट मानते हुए। यानी कैपेसिटर ब्रांच को तोड़ दिया, कैपेसिटर ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब आपको ए से बी चल के आना है, चाहे तो पीछे से चलते आओ चाहे इधर से, और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का है उतने वोल्टेज की बैटरी बना लो। मान लो कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आया E/5। मान लो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आया E/5, तो यहां पे एक बैटरी E की लगी है, एक बैटरी E/3 की लगी है। हमको ये दोनों बैटरी से मतलब नहीं, हम ये क्या मानेंगे कि एक बैटरी E/5 की है। मान लो टोटल रेजिस्टेंस आया 3R/2, तो हम ये नहीं मानेंगे कि इसमें 4 रेजिस्टेंस है कि 15 रेजिस्टेंस है, हम कहेंगे एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 3R/2। तो एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस टाइप के सवाल का आंसर लिखना आसान है, मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा उसको देखो। हमने लिखा ये सर्किट फिर से बना लो। यहां पे एक बैटरी हुआ, एक रेजिस्टेंस हुआ, फिर यहां एक रेजिस्टेंस हुआ,
फिर यहां एक बैटरी हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस हुआ, फिर एक कैपेसिटर हुआ। अब आपको कैपेसिटर को हटा के चेक कर लेना है कि क्या करें। अब ए से बी चलते हुए जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। यहां पे जब पहुंचेंगे तो दो रास्ते ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों रास्ते पैरेलल हो गए। तो बैटरी को इग्नोर कर देना, बैटरी को प्लेन वायर मानना है, केवल रेजिस्टेंस को देखना। तो ये आर और आर पैरेलल में हो गए R/2, और ये रास्ते से चल के यहां पे आया, ये आर सीरीज में हो गया, तो आर इफेक्टिव का वैल्यू आया 3R/2। आर इफेक्टिव का वैल्यू हो गया 3R/2। बोलो, अब आर इफेक्टिव एक बार आ गया, आर इफेक्टिव एक बार आ गया, तो हमने अब वी इफेक्टिव निकालने का सोचा। तो बस आपको इस ब्रांच को ओपन कर देना है। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये देखो बैटरी लग गया, ये है, और ये ओपन ब्रांच है। अबे कहां चला गया, भूत आ गया फिर से। इसको ओपन ब्रांच की तरह लेना, यहां ए और बी है। अब जो भी करंट यहां से फ्लो होगा वो इधर से घूमता हुआ यहां से वापस आ जाएगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा उसमें आर और आर सीरीज हो गए, यानी कि जो करंट का वैल्यू है वो E/2R हो जाएगा। तो मैंने सोचा यहां से यहां तक रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट E/2R है। अब A यहां पे लिख दिया कोई पॉइंट X, यहां लिख दिया Y, और ये लिख दिया B। इसमें कोई करंट नहीं है, ये करंट 0 है बच्चों। अब जरा सॉल्व करते, A से X गए, कुछ नहीं मिला, X से Y गए तो करंट नीचे E/2R है, रेजिस्टेंस R है। तो X से Y का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट का वैल्यू E/2R है, रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। R से R कैंसिल हो गया, आंसर आया E/2 X से Y का। अब Y से यहां गए, कुछ नहीं मिला, यहां से ऊपर गए, E/3 बढ़ गया। पहले X से Y घट गया था, अब E/3 बढ़ गया। तो ये E/2 माइनस में है, माइनस E/2 और प्लस E/3। इनको जरा सॉल्व किया, यहां तक पहुंच गए, और यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्योंकि करंट 0 है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आया E/6, वो भी माइनस में आया, लेकिन हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। तो बैटरी ऐसा लगा, हमें लगे उल्टा बैटरी लगा हुआ है। अब बताओ, एक कैपेसिटर का, इस सर्किट का V इफेक्टिव कैपेसिटर के लिए आ गया है E/6, और इस कैपेसिटेंस का वैल्यू C है, और R इफेक्टिव का वैल्यू आ गया है 3R/2। अगर कोई कहता है इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट बताओ, तो पहले ही सॉल्व हो चुका है। RC। CV, अबे 1 माइनस e⁻t/RC। R की जगह लिखेंगे 3I/2, CE/6 1 माइनस e⁻⁻3RC/2। यहां पे E/3 का बैटरी हमने लगाया था, वही यहां पे लगाया हुआ है। अब की ये वाला भूत बहुत दिनों बाद आया है, पहले लगातार हर दूसरे तीसरे क्लास में आ रहा था। ये जो मेरा PPT वाला सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ पागलपन हो गया है। चार्जिंग सर्किट का फॉर्मूला लगाया, आप देखो, अगर पहले तो ये R इफेक्टिव निकाल लिया, ये तो आसान है, A से B चल के जाओ,
जैसे यहां से चल के गए, यहां पहुंचे, फिर यहां से दो रास्ते बन गए। जब दो रास्ते बन जाते हैं और वो आपस में जुड़े रहते हैं तो ये पैरेलल हो गया, मतलब ये आर है, ये आर है, दोनों मिला के R/2 हो गया। फिर यहां पैरेलल के बाद आगे चले तो ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, तो R/2 और R सीरीज आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस 3R/2 हो गया। ये कहानी खत्म। अब सर्किट को, कैपेसिटर को ओपन ब्रांच ले लो, यानी ये टूटा हुआ ब्रांच है, ऐसे लेना हमेशा। कैपेसिटर वाला ब्रांच इज ओपन ब्रांच, तो जो इस बैटरी से करंट निकलेगा वो कैपेसिटर ब्रांच में नहीं जाएगा, तो इधर से जाके ही वापस आएगा। अब कैपेसिटर ब्रांच में करंट नहीं गया तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज हो गए। रेजिस्टेंस, अभी तो सर बोले थे आप पैरेलल हो गए। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना एक अलग कहानी है और ओपन सर्किट से करंट कैलकुलेट करके वोल्टेज निकालना अलग कहानी है। उसमें रिपीट नहीं करना, यही थोड़ा सीखना है। इसको जब ओपन सर्किट लिया तो ये दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, इसको पहले रेजिस्टेंस तो पैरेलल लिया तो उससे मतलब नहीं है। इस बैटरी के लिए करंट निकलेगा तो यहां से होता हुआ यहां वापस जाएगा, तो साहब ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज हो गए। अभी अभी तो पैरेलल हुए थे, हाँ तो अभी पैरेलल थे, अब सीरीज हो गए। पहला कहानी अलग था, आर इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे थे, वी इफेक्टिव अलग तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। चलिए जल्दी से ये सवाल करते हैं। लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर अल्फा टी। अल्फा का वैल्यू बताना है और Q नॉट का वैल्यू आपको याद करना है। ऐसे कि ये सर्किट में A से B चल के जाएंगे। अगर A से B चल के गए तो दो रास्ते बन गए, R और R1 और R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। अगर उनको C से मल्टीप्लाई कर दिया, ये R इफेक्टिव का वैल्यू इंटू C हो गया, और ये R इफेक्टिव इंटू C टाइम कांस्टेंट होता है, और टाइम कांस्टेंट T के नीचे होता है, यानी यही वैल्यू 1 बाई अल्फा की इक्वल हो गई। तो अल्फा का वैल्यू हो गया R1 R2 C अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 R2। ये देखिए एक लाइन में ही एक सेकंड में आंसर आ गया। ये देखो एडवांस का सवाल है ये। दूसरा पार्ट पूछा है Q नॉट का वैल्यू। अब हम लोग यहां के अबाउट सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन सर्किट मान के सॉल्व करेंगे। ओपन सर्किट में अगर इस बैटरी से करंट चलेगा तब तो R1 और R2 दोनों सीरीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। R1 से जो करंट जाएगा वही R2 से, क्योंकि कैपेसिटर ब्रांच में नहीं जाता, ओपन ब्रांच की तरह डील कर रहे हैं। तो R1 और R2 मिलके बैटरी के लिए वोल्टेज V है, तो यहां से करंट चलेगा V अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन कैपेसिटर जहां लगा है उसके पैरेलल में R2 वाला रेजिस्टेंस है। अगर इसमें ये करंट आई जाएगा तो कैपेसिटर के ब्रांच के पैरेलल में जो वोल्टेज मिलेगा वो कैपेसिटर का जो, जैसे AB का जो वोल्टेज मिलेगा वो I इंटू R2 ही हो जाएगा। I का वैल्यू है V अपॉन R1 प्लस R2, इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां से यहां तक का वोल्टेज ही कैपेसिटर का वोल्टेज है, डायरेक्ट पैरेलल लगे, यहां कोई बैटरी थोड़ी लगा है, कुछ और भी नहीं लगा है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज इस वोल्टेज अक्रॉस R2, और R2 में जा रहा करंट आई जो बैटरी से निकला था, ये दोनों सीरीज मिला के, तो V बाय R1 प्लस R2 करंट हो गया, और R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये VAB यानी कि V इफेक्टिव आ गया। अब हमारा Q नॉट का वैल्यू होता है CV, तो C तो कैपेसिटेंस है C, और V की जगह लिख दिया V इफेक्टिव, तो आंसर आया CV R2 अपॉन R1। क्या कोई पहचाना? एक से ज्यादा कैपेसिटर हुआ लल्ला तो फिर छोड़ देना, ये मेथड ना लगाना। एक से ज्यादा कैपेसिटर में फिर हमको किरचॉफ्स लॉ ही लगाना पड़ेगा, फिर फंस जाएंगे वरुण सिंह। लेकिन एक से ज्यादा कैपेसिटर की कहानी आती नहीं, यही औकात से बाहर है भाई। यहां से करंट चला, इसमें गोल घूमते हुए यहां वापस आ गया कैपेसिटर ब्रांच,
ओपन लूप है, ओपन सर्किट है, ओपन मानना है इसको। ओपन मतलब टूटा हुआ, ये वायर तोड़ दिया आपने, तो यहां से करंट चला घूमता हुआ यहां से ही आया, तो आप बोलेंगे सर करंट के लिए तो ये दोनों पैरेलल सीरीज हो गए। सीरीज बनाएंगे तो R1 प्लस R2 वही वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 करेंगे तो करंट आएगा, वही करंट जो इसमें गया वही R2 में जाएगा। लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था, वही वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस है क्योंकि दोनों डायरेक्ट पैरेलल लगे। तो यहां पे हमने I इंटू R2 करके V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 उसको C से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सवाल और देख लो, ऐसा क्या है, अपनी घर की बात है, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो। देखो ये सवाल भी आ चुका है, ठीक है। फाइंड द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। देखना ध्यान से, यहां पे a लिख दिया, यहां b लिख दिया। अब a से चल के b जाएंगे, सीरीज दो पैरेलल 3R/2 टाइम कांस्टेंट का वैल्यू हो गया, नहीं 3RC/2 टाइम कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। खैर अच्छा, अब पूछा टाइम के साथ बताना तो वोल्टेज और निकालेंगे। इसका वोल्टेज हमने कुछ पता लगाना है, डेल्टा वी, लेकिन याद रखिए इसमें करंट जीरो है। अब क्यों जीरो है, क्योंकि इसको ओपन सर्किट मान लिया, ओपन है ये ब्रांच, यहां करंट नहीं है, तो करंट यहां होगा, ये ऐसे करंट चल रहा है। अगर करंट ऐसे चलेगा तो इसमें करंट इतना सेम है, तो रेजिस्टेंस टू आर V/2R। करंट गया यहां से यहां तक का वोल्टेज देखेंगे तो V/2R इंटू R, R से R कट गया, आंसर आया V/2। ये वोल्टेज V/2 है और यहां का वोल्टेज जीरो है। ये वोल्टेज जीरो है क्यों, क्योंकि इसमें करंट नहीं है, तो A से B कहे जीरो, V/2 जीरो, टोटल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का V/2 है, यानी VAB या V इफेक्टिव का वैल्यू आ गया V/2। अब हमारी बैटरी हो गई V/2 की, तो चार्ज का फंक्शन कैपेसिटर में है CV/2 1 माइनस e⁻t/RC। कोई समझा? आठ नंबर का सवाल है, एक लाइन में सॉल्व कर सकते अगर आपको मेथड पता है तो, और अगर आपको मेथड नहीं पता तो इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करने के ही 8 नंबर है। अब जो सामने फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट कर दो, या बोल रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट बताओ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट। वैसे तो इसको डिफरेंशिएट करो करंट का फंक्शन आ जाएगा, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए, अच्छा नहीं ए बी में करंट निकालना। चलिए अगर हम लोग ए बी में करंट निकाले तो ऐसे कर सकते हैं, ए बी का जो, चलो छोड़ो आप लोग खुद सोचना, ये वाला पार्ट आप खुद करना, होमवर्क है ये, एक बार सोचना भाई, है ना। तो बहुत बढ़िया पार्ट है ये वाला, ए बी में करंट निकालना बहुत बढ़िया पार्ट है, उसको आप अपने आप सोचना। लिमिटिंग वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। अब एक अरे समय हो गया भाई, चलो अब देखो, पावर बल्ब के चमकने की जो पावर के फॉर्मूले होते हैं वो V²/R या I²R होते हैं। तो एक बच्ची पूछ रही है कि आप पावर का तो केस कराए नहीं, हमने पावर रेजिस्टेंस में लिख चुके हैं V²/R या I²R। V²/R या I²R, तो उसी से पावर के केसेस सॉल्व करने की कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा कौन सा बल्ब कम चमकेगा। आपके मन में अगर कोई सवाल को लेकर डाउट है तो आप ग्रुप में डालना, मैं उस सवाल को लेके अगले क्लास में 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, और मैग्नेटिज्म बहुत तेज चलने वाला चैप्टर है, इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे मैग्नेटिज्म की तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर दिए हुए उनको फटाफट पढ़ लेना। बाय बाय।